बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 92@8 के साथ मैं हूं शाहिद रिंद। नाजरीन, गुज़िश्ता रोज तक मुल्क के सियासी मंजरनामे पर यह बहस हो रही थी कि हुकूमत कौन बनाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले यह कह चुकी है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत करेंगे, लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी तुरुप का पत्ता खेला और यह तासुर दिया कि ऐसी कोई हुकूमत बनाने की मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश नहीं है जिसमें अगर इत्तेहादी मुकम्मल तौर पर शरीक नहीं होते। ख्वाजा साद रफीक ने यह बात एक ज़माने में पार्लियामेंट के फ्लोर पर भी कही थी कि एक वक्त आएगा कि लोग वजारत उज़्मा लेकर घूम रहे होंगे और लेने वाला कोई नहीं होगा। ये चीजें गुज़िश्ता रोज तक ज़ेर बहस थी, आज सुबह तक ज़ेर बहस थी, लेकिन आज जरा सियासी मंजरनामे ने एक पलटा खाया और हमने देखा कि कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत अली चट्टा साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस के नतीजे में उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि 13 के करीब नेशनल असम्बली की सीटें उन्होंने मैनेज की या उनसे मैनेज करवाई गई और 70,000 के वोटों की लीड को तब्दील किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बज़ाहिर इस इल्जाम के फौरी बाद, जिसे कहते हैं, अपना वजाहती बयान जारी किया और उनके सारे इन इल्जामात की तरदीद के साथ साथ एक इंक्वायरी कमेटी बनाने का भी ऐलान किया। लियाकत अली चट्टा साहब का जो इल्जाम है उस पर अभी आज बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून क्यों यह समझती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दीगर इत्तेहादी जमातें अगर हुकूमत का हिस्सा नहीं होंगी तो वो भी हुकूमत बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखती। इस पर बैरिस्टर ज़फरुल्लाह में ज्वाइन करेंगे दूसरे सेगमेंट में, और तीसरे सेगमेंट में मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ होंगे। लेकिन पहले सेगमेंट में जब बात करेंगे लियाकत अली चट्टा साहब की स्टोरी पर, उनके इल्जामात पर, उस पर जाने से पहले लियाकत अली चट्टा साहब ने दो, जिसे कहते हैं, आईनी पोजीशंस पर बैठे अफराद पर इल्जामात आयद किए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने एक मशावरती इजलास किया जजेस के साथ और उसके बाद उनका एक गैर रिवायती तौर पर, इससे पहले हमने नहीं देखा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इस तरीके से कोई वीडियो स्टेटमेंट सामने आया हो, लेकिन इस मामले पर उनका वीडियो स्टेटमेंट आया और उन्होंने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने क्या कहा, पहले यह सुनिए, फिर इस डेवलपमेंट पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हाफिज हसन, माहिर कानून है। जरा उनसे पूछेंगे कि इलेक्शन के मामले पर जो पिंडी के कमिश्नर हैं उनके जो इल्जामात हैं, क्या वाकई कानूनी तौर पर वो ये सब कुछ कर सकते थे और उन्होंने किया होगा। और फ़हीम अख्तर से पूछेंगे कि इलेक्शन कमीशन क्या सोच रही है इस मामले पर। लेकिन पहले जरा सुनिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान क्या कहते हैं। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। ये आप कुछ भी इल्जाम लगा सकते हैं। कल मुझ पर कोई चोरी का इल्जाम लगा दें, कोई कत्ल का इल्जाम लगा दें। भाई इल्जाम लगाना आपका हक है, तो मगर साथ साथ वो फराइज भी दे दीजिए, तो कुछ सबूत भी पेश कर देना। अच्छा बुरा की बात में तयन होगा। नाज़रीन, चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब को आपने सुना, उन्होंने जो बात की और उस बात को उन्होंने दरिया को कूजे में बंद करने की कोशिश की। उन्होंने कहा इल्ज़ामात लगाना उनका हक है, लेकिन इन इल्ज़ामात को साबित करना होगा। और ये इल्ज़ामात कैसे साबित होंगे? चीफ जस्टिस की जो मशावरती मीटिंग थी उसमें यह फैसला हुआ कि इस मामले का सोमोटो नहीं लिया जाएगा। मुमकिन है कि मंडे को जब दरख्वास्त की समाअत होगी उस वक्त ये मामला टेकअप हो। और हाफिज हसन साहब हमारे साथ हैं, फ़हीम अख्तर थोड़ी देर में टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन करेंगे। हाफिज हसन साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा जरा फ़हीम अख्तर से बात करके फिर आपकी तरफ आ जाऊं। फ़हीम, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो क्या प्रोसेस कर रहा है इस सारे मामले पर? चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ तो हमने सुन लिया। देखिए, इलेक्शन इस सारे मामले को शाहिद साहब बड़ी संजीदगी के साथ देख रहा है और उन्होंने जैसे ही कमिश्नर रावलपिंडी का जो बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने ये इल्जाम लगाया है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने एक वजाहती बयान जारी किया है जिसके अंदर उन्होंने लिखा कि हम इन इल्जामात की सख्ती से तरदीद करते हैं और तहकीकाती कमेटी बनाने का भी उन्होंने ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने कि इसके ऊपर तहकीकात कराई जाएंगी। और दूसरा उन्होंने ये वाजे किया कि जो कमिश्नर होते हैं इनका ना तो ये बतौर DRO तैनात होते हैं, ना RO और ना ही प्रिजाइडिंग अफसरान, तो इनका इंतखाबी अमल के अंदर कोई किरदार। वो प्रेस रिलीज तो हमने देख ली है। आप चूंकि इनसाइट्स भी रखते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शंस क्या हैं इस इंक्वायरी के नतीजे में? आपके जराए क्या बताते हैं? इलेक्शन कमीशन किन किन पॉइंट्स पर आगे बढ़ सकती है इस सारे मामले पर? देखिए, इलेक्शन कमीशन 4 पॉइंट्स के ऊपर जो है वो गौर कर रहा है। जो इब्तदाई तौर के ऊपर जो तफसीलात इकट्ठी की गई हैं उनके मुताबिक सबसे पहले तो ये कमिश्नर रावलपिंडी को इलेक्शन कमीशन तलब कर सकता है। दूसरा, इनके खिलाफ जो है वो हत्तक इज्जत का दावा भी कर सकता है और साथ में इनके खिलाफ तौहीने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई भी इनिशिएट कर सकता है। और चौथा जो ऑप्शन है वो ये है कि वफाकी हुकूमत को या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को मुरास्ता लिखकर, खत लिखकर उनसे ये कह सकता है कि इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्होंने इंतखाबी अमल को मुतासिर करने
की कोशिश की है, सबोताज करने की कोशिश की है। और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ये समझता है कि हमने किसी को भी इंतखाबी अमल के अंदर या फिर नताइज तब्दील करने की हिदायत जारी नहीं की, और उसकी वो सख्ती से इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ तरदीद कर रहा है बल्कि कार्रवाई का भी सोच रहा है। अब आज इजलास बुलाया गया था, लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्योंकि लाहौर के अंदर है, तो इम्कान अब यह है कि ये इजलास अब सुबह होगा और उसके अंदर जो उनकी जो लीगल टीम है वो सारे सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग देगी और जो कार्रवाई के 4 ऑप्शन हैं उनमें से किसी एक ऑप्शन के ऊपर ये गौर करेंगे। फ़हीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने इनपुट दिया। मैं हाफिज हसन साहब ज़रा आपकी तरफ आऊँगा। सबसे पहला नुकता आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो इलेक्शन कमीशन के रोल पर, चीफ जस्टिस के रोल पर इल्ज़ामात लगे अपनी जगह पे, कमिश्नर का एज RO और DRO इलेक्शन कमीशन कहती है कोई रोल नहीं होता। आपको बतौर माहिर कानून आप इन तमाम चीज़ों को देखते हैं, आपके ख्याल में कमिश्नर का कोई रोल आपको नज़र आता है इलेक्शन में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। हमारा 2 लॉज हैं जो इस सारे इलेक्शन प्रोसेस को डील करते हैं। एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान है और दूसरा हमारा इलेक्शन एक्ट 2017 है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर एक ब्रॉड फ्रेमवर्क दिया गया है कि पाकिस्तान के अंदर फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, और आर्टिकल 218 है, 19 है, 20 है, और पाकिस्तान के जितने भी इदारे हैं वो उसको असिस्ट करेंगे उस फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस के अंदर। और इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत सारी जजमेंट है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर है और 4 इसके मेंबर है। हर प्रोविंस से एक उसका मेंबर होता है और वो एक काम प्रोसेस करते हैं। अब उस सारे प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो आगे है वो लॉ के अंदर इलेक्शन एक्ट 2017 है। अब 2017 के अंदर जो 2 चीजें ऐसी हैं कि जो इस सारे प्रोसेस को आगे जाके एग्जीक्यूट करती हैं, एक आपका है डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और एक है आपका रिटर्निंग ऑफिसर्स। अब डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो आपके अपॉइंट किए जाते हैं सेक्शन 50 के नीचे, इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे, और रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो सेक्शन 51 इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे किए जाते हैं। अब इस 2018 के अंदर देखा जाए तो पूरे मुल्क के अंदर जो आपके DCOs थे या DCs थे और ACs जो थे, नहीं, उनको डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स लगाया गया, और उसके नीचे जो आपके असिस्टेंट कमिश्नर्स थे उन सारों को जो है वो रिटर्निंग ऑफिसर्स जो है वो लगाया गया। और इनका काम यह था कि डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्ट सुपरविजन के अंदर काम करे। अब पूरे इस प्रोसेस के अंदर जो कमिश्नर कहीं पर भी नहीं, कमिश्नर भी कहीं नहीं है, चीफ सेक्रेटरी भी कहीं नहीं है, और कोई इंटरक गवर्नमेंट का इसके अंदर कोई रोल नहीं है। अब उसके अंदर यह है कि किसी इसमें एक क्लैरिटी ये दीजिएगा कि जब DRO और RO की आपने बात की कि वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लिए गए, जब ये मेरी मालूमात वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से नहीं लिए गए, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट से लिए गए। उसमें मैं आपसे ये सवाल रखना चाहूंगा कि जब इलेक्शन कमीशन को चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने या चीफ सेक्रेटरी सिंध ने और बलूचिस्तान ने उनकी जिम्मेदारियां तफवीज कर दी, तो उनकी जो सुपरविजन है वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब से इलेक्शन कमीशन को नहीं, उनकी कोई सुपरविजन नहीं है। यही तो एक सारा है कि जिस दिन आप किसी रिटर्निंग ऑफिसर को या डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर को कर देते हैं तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ हो जाता है, क्योंकि जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आनी है वो डायरेक्ट आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से लेनी, ना आपने चीफ सेक्रेटरी से लेनी है, ना आपने किसी और इदारे से लेनी है, और ना चीफ मिनिस्टर से, ना आपने अपने कमिश्नर से लेनी है। हाँ, किसी हद तक हो सकता है कि एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है और उसके अंदर आपको लॉजिस्टिक के लिए या कुछ अंदर जो है, लेकिन डायरेक्ट जो है आपके चीफ कमिश्नर का पाकिस्तान के किसी इलेक्टोरल प्रोसेस के अंदर जो है ना ताल्लुक है, ना वास्ता है, ना उसका प्रिजाइडिंग। आपने देखा होगा कि पूरे मुल्क के अंदर जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो लगाए हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स ने और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स ने, और वो क्यों लगाए हैं? वो भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की कॉन्फ्रेंस के बाद लगाए हैं। तो चीफ कमिश्नर का इस सारे प्रोसेस से ताल्लुक नहीं, लेकिन जो चीफ कमिश्नर ने स्टेटमेंट दी है उसके बड़े जो है वो 3 एरियाज है जो मैं समझता हूं। एक है उसका लीगल एरिया, दूसरा उसका पॉलिटिकल एरिया, और तीसरा उसके अंदर ये है कि जो उन्होंने सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की है। और ये जो स्टेटमेंट आई है शायद ये एक वेल थॉट, और पहले जरा आप उसके लीगल एरिया को लीगल उसका एरिया ये है कि एक ऐसा शख्स जिसका इस पूरे प्रोसेस से ताल्लुक नहीं है वो उस डोमेन के अंदर जाके पाकिस्तान के 2 हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को उसने टारगेट किया है। न सिर्फ टारगेट किया है बल्कि उनको सजा भी सुनाई है, और सजा उसने ये सुनाई है कि अगर मुझे वहां पे सजा दी जाए, कचहरी चौक के अंदर फांसी दी जाए, तो इन दोनों लोगों को भी यानी कि वो खुद ही उसका प्रोसिक्यूटर बनाए, खुद ही उसका जज बनाए और खुद ही
उसका उसने एग्जीक्यूटर बनाया कि इनको भी उसके टेरे के अंदर लेके जाए। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तो इस पूरे प्रोसेस से ताल्लुक नहीं, अदलिया का इस बार कोई रोल नहीं चीफ सुप्रीम कोर्ट ने तो आपके जो 1.5 साल से कंट्रोवर्सी चल रही थी इलेक्शन के मुतालिक, सुप्रीम कोर्ट ने एक सवाल आपसे ये करूंगा, चूंकि आपने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिवली उनका कोई लेना देना नहीं बनता, ना वो आरओ थे ना डीआरओ थे, यही मौकफ है इलेक्शन कमीशन का। लेकिन चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट हमने ये तस्लीम कर लिया कि उनके नजर से कोई बेजाब्तगियां गुजरी, उन्होंने ये सारा मंजर देखा, तो उनके पास एज ए चीफ कमिश्नर जो ऑप्शंस थे लीगली और जो कानून के तहत, वो चीफ सेक्रेटरी पंजाब को ये लिख सकते थे, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिख सकते थे, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को इवन खत लिख सकते थे कि जी ये बेजाब्तगियां मैंने देखी हैं, या ये बेजाब्तगियां मुझसे करवाने की कोशिश की गई है। उसके बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑप्शन ऑप्ट करना, आपको नहीं लगता इसके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं? देखिए, पॉलिटिकली तो मोटिव आपके सामने आ गया ना कि आपने जो पूरे रावलपिंडी डिवीजन्स की 13 सीट्स थी, आपने उसको डिस्क्रेडिट कर दिया, और एक दूसरी साइड जो थी जो इस सारे प्रोसेस से एडवांटेज लेना चाह रही थी, आपने उस लाइन को टो कर लिया। और दूसरा उसके अंदर ये कहा गया कि 70 हजार का जो मार्जिन है, जो जीते हैं हमने उन्हें हरवाया है, और जो हार रहे थे उन्हें हम 70 हजार का दिया है। और साथ ये कहा कि इस वक्त भी ऑन गोइंग प्रोसेस जो है वो, अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है हाफिज हसन साहब, उन्होंने जो 70,000 वोटों का जिक्र किया, हमने चूंकि देखने की कोशिश की, मरी में 38,000 का डिफरेंस है जो PMLN के विनर हैं, उसके अलावा गुजर खान में राजा परवेज अशरफ पीपल्स पार्टी के हैं 21,000, राजा कमरुल इस्लाम 13,000, टेक्सला में PMLN बैक्ड इंडिपेंडेंट हैं 12,000 की लीड से जीते हैं, अबरार अहमद 16,000, हनीफ अब्बासी 14,000, दानियाल चौधरी 27,000, चकवाल 13,000 PMLN। तो कहीं पर भी वो नंबर्स मैच नहीं हो रहे जो चीफ कमिश्नर ने नहीं देखें ना शायद इस पूरे स्टेटमेंट के अंदर आप ये देखें कि एक तो ये है कि जिस मुल्क के अंदर आप इलेक्शन सिस्टम को ही डिस्क्रेडिट कर दें और एक उसके पोर्शन को कर दें, तो आपने पूरे सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क कर दिया। दूसरा ये है कि पाकिस्तान के 2 हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस से आपने उसको टारगेट कर दिया। तीसरा ये है कि आपके नीचे जो लोग काम कर रहे थे, जो डायरेक्टली आपके नीचे नहीं थे। आपको 2013 याद आता है जब इलेक्शन कमीशन के एक उस वक्त के एडिशनल सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल साहब थे, उन्होंने 35 पंक्चर के एक नैरेटिव की हिमायत की थी, और उस वक्त भी एक माहौल बना था जिसे कहते हैं धांधली, मुनज़्ज़म धांधली का। लेकिन हमें याद है 2 साल बाद उन्होंने अदालत में उन जज से माफी मांगी थी जिन पर उन्होंने क्या नहीं साहब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आपको लगता है कि इस बार भी उसी तरह का मामला होगा? नहीं, ये शायद ये 2013 से ज्यादा डेंजरस है। वो बात उस वक्त आई थी जब आपके मुल्क के अंदर एक पॉलिटिकल ट्रांजिशन हो चुकी थी। अब ये जो चीज, और वो उस वक्त सर्विंग थे और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद जाके कही, ये जो साहब हैं इन्होंने अपनी सर्विस के अंदर कहा, लेकिन ये भी अगले 10, 12, 15 दिन के अंदर रिटायर होने जा रहे हैं। और हमारे मुल्क के अंदर अभी आप देखें कि ऑफिशियल गैजेट नोटिफाइड नहीं हुआ। उसके बाद ये है कि आपकी इंडिपेंडेंट जो लोग हैं वो जाएंगे और आपकी रिजर्व सीट या मिनॉरिटीज का आएगा, फिर आपके मुल्क के अंदर जो है प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर्स का इलेक्शन होगा। इस प्रोसेस के अंदर आके ये कहना कि मैं इस सारी चीज का जिम्मेदार हूं और मुझे भी सजा दे और उसको भी सजा दे, आप समझ रहे हैं एक नई कंट्रोवर्सी डेवलप की गई? शायद ये कंट्रोवर्सी नहीं है, ये पाकिस्तान के पूरे सिस्टम को लपेटने की और डिस्क्रेडिट करने की कोशिश है। आपके ख्याल में अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी, चूंकि 2 एक ऐसे आईनी इदारे हैं जो इस सारे मामले को सेटल डाउन ही कर सकते हैं या इसको आखिर तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें क्या करने की जरूरत है? देखिए, चीज ये है कि आज की जो स्टेटमेंट इसने आपकी पॉलिटिकल हाइप तो पूरे मुल्क के अंदर कर दी ना, बिल्कुल। और जो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज थी उन्होंने इस नैरेटिव को लिया। अब कोई ये नहीं कह रहा कि हुआ क्या, वो कह रहे हैं वो देखे चीफ कमिश्नर ने कहा है। अब उसके अंदर जो हाईएस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की है और पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन की है। अब इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को यह चाहिए कि दोनों अपनी इंडिपेंडेंट इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट करें और जितने लोग इसके अंदर इन्वॉल्व हैं या कोई एविडेंस वो कहता है कि वो आई है, वो उन लोगों को भी सजा दें, और अगर ये नहीं आया तो जिस शख्स ने ये इल्जाम लगाया है उसको प्रॉपर तरीके से इस मुल्क के अंदर जो है प्रोसिक्यूट किया जाए, सजा दी जाए, ताकि सिर्फ ये नहीं है कि एक इंडिविजुअल का काम है, ये एक इंडिविजुअल। चीफ कमिश्नर साहब ने वैसे अमेरिका का वीजा भी लगवाया हुआ है। नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने लगवाया। चीफ कमिश्नर रावलपिंडी की बात कर रहा हूं। वो तो देखिए इस मुल्क के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा था कि जिसके अंदर बहुत सारे हमारे जो सिविल सर्वेंट्स है वो इसी काम के अंदर है, और यही वो एक चीज है मैं समझता हूं कि हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी रिफॉर्म करने की जरूरत है कि मर्जी के मुताबिक जो आए वो अपनी एक स्टेटमेंट दे और स्टेटमेंट दे के
सिस्टम को डिस्क्रेडिट करे और क्रेडिट करके बाहर के मुल्क की फैमिली ऑलरेडी उसकी है और उसके बाद दूसरी वो खुद भी वहां पे चला जाए। लेकिन शायद बुनियादी चीज ये है कि अगर आप किसी मुल्क के इलेक्शन सिस्टम को डिस्क्रेडिट कर दें और उसके हाई ऑफिसेज के अंदर आप कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दें तो उसका एडवांटेज किसको है? उसका एडवांटेज जो है या पाकिस्तान के दुश्मनों को होगा या पाकिस्तान के अंदर जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चाहते हैं या वो लोग जो पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी नहीं चाहते वो उनको उसका फायदा होगा। क्योंकि यही तो एक हल, अगर हमारा सारा इस सिस्टम के ऊपर एतमाद ही उठ जाए। तो आपको लगता है कि मंडे को चीफ जस्टिस साहब जो एप्लीकेशन सुन रहे हैं वो कि वो इलेक्शन को कलअदम करार देने के हवाले से किसी स्टेज पे आपको ये मामला वहां टेकअप होते हुए बिल्कुल टेकअप होगा ना। देखिए आज चीफ जस्टिस साहब ने भी आए हैं और उन्होंने कहा है कि उसको सबूत लेके, ये तो नहीं हो सकता ना कि पाकिस्तान का एक चीफ कमिश्नर जिसका 20 या 21 ग्रेड है वो पूरे मुल्क का एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी लपेटे जिसका उससे ताल्लुक ही नहीं है। और मैं ये समझता हूं कि शायद किसी स्टेज के ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कांटेक्ट नहीं किया गया होगा क्योंकि उनका उससे ताल्लुक ही नहीं है। वो नीचे लेवल पे आपके रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं या उसके बाद आपके डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर से राब्ता है। और ये मुमकिन है इस तरह के जिस तरह आप बात करके कहें कि जी 70,000 हमने की है और अभी भी उसके अंदर स्टैंप्स लग रहे हैं। और मैं ये समझता हूं कि अगर हमारा इलेक्टोरल प्रोसेस उसके अंदर है, आप हाई कोर्ट्स गए हैं, आप इलेक्शन कमीशन के अंदर गए हैं, आपके पास ट्रिब्यूनल्स अवेलेबल हैं जो हाई कोर्ट्स की जजेस आएंगे और आपने देखा कि जब ये नॉमिनेशंस पेपर रिजेक्ट भी हुए थे तो 85% से ज्यादा जो केसेस थे वो हाई कोर्ट्स ने रिवर्स किए थे और बाकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रिव्यू दिया। इसी तरह अगर ये सारे मामले चले जाते हैं और कहा जाता है कि 45 और 47 के अंदर फर्क है तो यार ये एविडेंस इतनी अंधी तो नहीं है इस मुल्क के अंदर कि आप 45 लेके चलें आप और हाई कोर्ट के दबाव में डाल देंगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को नहीं, वो तो अवेलेबल है और वो आपके सर्विंग जजेस जो हैं वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर काम करते हैं। मैं ये समझता हूं कि हमारी पॉलिटिकल पार्टीज को अपने पॉलिटिकल नैरेटिव को उस हद तक लेके जाना चाहिए जिससे हमारे मुल्क का जो नेशनल इंटरेस्ट है या नेशनल इंटरेस्ट या हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको मिलाइन उस लेवल तक ना किया जाए कि अब वो देखें ना कि आपका 21 मिलियन के करीब नया वोटर आया है, उसने वोट दिया डिस्पाइट द फैक्ट आपके मुल्क के अंदर जो इलेक्शन है उसका टर्नओवर जो है वो 2013 और 18 से कम हुआ। तो क्या मैसेज दे रहे हैं कि पाकिस्तान का हर वोटर ये समझेगा कि हमारे वोट के साथ इस तरह हुआ? या पॉलिटिकली भी आप देख लें, अगर रियलिस्टिकली आप देख लें तो क्या पंजाब के अंदर एक ही पॉलिटिकल पार्टी स्वीप कर सकती है या दूसरा जो है कि बलूचिस्तान है या सिंध के अंदर है? और अगर आज भी आप इलेक्शन की तरफ लेकिन बहुत दिलचस्प बात आप कर रहे हैं और आप बहुत अहमियत की हामिल हाफिज हसन साहब, लेकिन आपने सबसे आखिरी जो जुमला कहा नाज़रीन वो बहुत अहमियत का हामिल था। वो यही था कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए यह जरूरी है कि इन इल्जामात की तहकीकात की जाए, इलेक्शन कमीशन हाईएस्ट लेवल पे की जानी चाहिए और अर्लीस्ट की जानी चाहिए टाइम बाउंडेड के साथ। और टाइम बाउंडेड बहुत अहम जुमला हाफिज हसन साहब ने ऐड किया, टाइम बाउंडेड की जानी चाहिए ताकि सारे मामले में, क्योंकि माजी में भी हमें ये मिसालें मिलती हैं कि मोहम्मद अफजल साहब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एडिशनल थे उन्होंने ये इल्जामात लगाए, बाद में माफ़ी मांगी। एक केस हमने देखा कि बशीर मेमन साहब ने इसी किस्म के कुछ पॉलिटिकल इल्जामात लगाए और बाद में उनके पॉलिटिकल स्टेक्स थे। तो इस केस में भी पॉलिटिकल स्टेक्स को मद्देनजर रखना चाहिए और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको इन्वेस्टिगेट होना चाहिए और चीफ कमिश्नर के रोल को देखने की ज़रूरत है। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे तो बैरिस्टर ज़फरुल्लाह हमारे साथ होंगे, PMLN क्या सोच रही है बैरिस्टर ज़फरुल्लाह से पूछेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से सीनियर रहनुमा बैरिस्टर ज़फरुल्लाह हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत साजी के मामले पे जो कन्फ्यूजन्स हैं उस सवाल पर जाने से पहले चाहूँगा कि आज जो मुल्क में सूरत हाल है और कमिश्नर रावलपिंडी के जो इल्ज़ामात हैं उस पर वो और उनकी जमात जो राय रखते हैं, मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने बहुत शद्दुमत के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसे सामने रख दिया है, लेकिन चूंकि वो कानूनी माहिर भी हैं। बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब कैसे देखते हैं कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात को? उन्होंने कहा जी 70 हज़ार वोटों की लीड बदली गई है आप लोगों के लिए। मैं खुद सिविल सर्विस में रहा हूं। सिविल सर्वेंट के लिए असूल ये होता है कि कोई गलत काम अगर है तो वो उसके अंदर इतनी गैरत और किरदार होना चाहिए कि वो उससे इनकार कर दे, और अगर वो इनकार कर देता है उस वक्त छोड़ देता है तो वो बात समझ में आती, अच्छी बात होती है। अगर वो कहते हैं कि मैंने गड़बड़ की है, इसका मतलब ये है कि वो मुजरिम है, और अगर वो मुजरिम हैं और वो अपने बाकी मुजरिमों के खिलाफ गवाही दे रहे हैं तो कानून में तो ये गवाही कबूल ही नहीं होती। ये कानूनी पोजीशन है।
मुझे नहीं मालूम है कि उनका ज़मीर एक रात में 2 रात में क्या जागा हुआ। मैं मज़ीद तफसील से बात नहीं कर सकता, हर केस के अपने फैक्ट्स होते हैं, लेकिन हमने कभी भी, आपकी भी माशाल्लाह बहुत तजर्बा है, मैं 1987 से सिविल सर्विस में मैंने ज्वाइन किया था और मैंने किसी सर्विंग आदमी को रिज़ाइन करते तो देखा है, पोस्ट की ट्रांसफ़र करते देखा है, अस्पताल में दाखिल होके ड्यूटी से जान छुड़ाते तो मैंने देखा है, मैंने किसी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं देखा। ये क्यों है, क्या है, वल्लाहु आलम, ये वक्त बता देगा इसका। बिल्कुल ठीक हो गया, ठीक हो गया। बैरिस्टर साहब, आपने बहुत अच्छी तरह से सिचुएशन को डिफाइन किया, लेकिन ज़रा ये बताइए कि हुकूमत साजी के मामले पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून 24 घंटों तक इंतज़ार करती रही, फिर विक्ट्री स्पीच आई और फिर हुकूमत बनाने का ऐलान कर दिया, और अब ये खबरें आ रही हैं। खबरें क्या आ रही हैं? ख्वाजा साद रफीक साहब का ट्वीट आ चुका है, मियां जावेद लतीफ़ का आ चुका है कि अब आप किसी तरह तैयार नजर नहीं आ रहे मरकज में हुकूमत बनाते हुए, सिर्फ पंजाब पे फोकस करना चाहते हैं। तो वजह क्या बनी इस फैसले की? विक्ट्री स्पीच के बाद क्यों फैसला बदल रहे हैं? मियां नवाज शरीफ ने यह कहा था कि विक्ट्री स्पीच है, मैंने तो नहीं सुना। लेकिन सर उन्होंने कहा सबसे बड़ी जमात है हम और हम हुकूमत बनाएंगे। जी जी, मैं अर्ज करता हूँ, यही कह रहा हूँ, सबसे बड़ी जमात है क्योंकि इमरान खान साहब के वोट तो ज़्यादा हैं और आज़ाद की शक्ल में हैं। उसके बाद सबसे बड़ी जमात तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग है। ये अलग बहस है कि उसके सबसे वोट, पहले से वोट भी कम हो गए, सीटें भी कम हो गई, और नंबर 3 पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो जो सियासत की जाती है वो हुकूमत बनाने के लिए की जाती है, कोई वो सियासी जमातें कोई ऐसी की तंजीमें तो नहीं होती। जिसके पास 4 सीटें होती है वो भी कहते हैं हमने हुकूमत बनाना है। चीज़ों को हम प्राप्त तनाजुर में हम देखें ना, उन्होंने बिल्कुल सही कहा, और साफ ज़ाहिर है PTI अपनी कोशिश कर रही है, उनका हक है करना। पाकिस्तान मुस्लिम लीग अपनी कोशिश करेगी, उसका हक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी कोशिश करेगी। लेकिन बात यह है कि इस वक्त अवाम ने जो मैंडेट दिया है वो किसी भी ऐसी पार्टी को नहीं दिया कि जो सोलो इलेक्शन में कहे कि जी मैं अब मेजॉरिटी ले गई हूं और मैं गवर्नमेंट बनाऊं। जैसा भी है, इल्मी लिहाज से अगर आप देखें तो ये स्प्लिट मैंडेट है। कोई एक पार्टी के बजाय कम से कम 2 पार्टियां मिलेंगी। अब आप देख लें क्या हो सकता है। सही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मान भी लूं कि सबसे बड़ी जमात है, वो किसी एक को तो मिलाएगी, या हम नून को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मिलाएगी, या पीपल पार्टी को मिलाएगी। इसके अलावा हुकूमत नहीं बना सकती। दोनों से वो मिलना नहीं चाहती, दोनों को गालियां निकालती है। अच्छा, नंबर 2 नेचुरल चॉइस। अब नंबर 2 पे हम हैं सीटों के हिसाब से। अब हम या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिला के हुकूमत बना सकते हैं, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और दीगर को MQM को मिला के बना सकते हैं। फर्स्ट की अगर हम नहीं बनाते तो फिर कौन है? फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो या हमें मिला के बनाएगी और या PTI को मिलाएगी, MQM को मिलाएगी, लेकिन बड़ी पार्टियों का मिलना भी जरूरी है। अभी तो इलेक्शन चल रहा है, अभी तो प्रॉपर नोटिफिकेशन नहीं हुआ, सरकारी गजट नोटिफिकेशन उस तरह का नहीं हुआ। उसके बाद वो 3 दिन देंगे, जो इंडिपेंडेंट है वो जिस पार्टी में पार्क होना चाहें, जहां जाना चाहें वो वहां चले जाएंगे। उसके बाद जो है आपको 1-2 दिन के बाद सदर इजलास बुलाएंगे। फिर उसके बाद जो है वो असेंबली का स्पीकर ओथ होगा, पुराने स्पीकर ओथ लेंगे। उसके बाद बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब, आपने एक बहुत अहम नुक्ता पॉइंट आउट किया, मैं चाहूंगा इसको जरा क्लैरिफाई कीजिए। आपका पॉलिटिकल थॉट ये कहता है कि जब अराकीन, मैं सिर्फ एक सवाल करना चाह रहा हूं, ज़िमनी सवाल है कि आपने एक बहुत अहम नुक्ता उठाया है कि अराकीन कौमी असेंबली हल्फ उठाएंगे 3 दिन में, फिर वो जहां पार्क होना चाहें। आपको लगता है कि इन 3 दिनों में कुछ ऐसा तब्दील होगा कि जो इंडिपेंडेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट्स अपने पॉलिटिकल फैसले करते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी जाते हैं, नून लीग, जमीयत, कोई भी जमात ज्वाइन करते हैं, आपको लगता है फिर उसके बाद क्लियरिटी आएगी हुकूमत साजी की? जी, कॉमन सेंस ये है कि उससे पहले कहना कि क्लैरिटी आए वो बेअक्ली की बात है। ये हम खामखा चीजों को ना आउट ऑफ प्रोपोर्शन करते हैं, जज्बाती कौम है हम। मैं यही तो आपको कह रहा हूं कि सियासतदान आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहते हैं, करते रहना चाहिए। नहीं करते तो अब कर लें। जब तक के स्पीकर का इलेक्शन होता है उस वक्त तक ये ग्रुप बंदी, सफ बंदी, जोड़ तोड़, अलायंसेज, हलीफ बनाना ये चलता रहेगा। ये जमहूरियत का हिस्सा है। हम पता नहीं शायद जमहूरियत में रहे नहीं, हमें इन चीजों का पता नहीं है। उस वक्त तक
हर पार्टी को हक है। अब आपके सवाल में मैं आऊं, यस, हर इंडिपेंडेंट का कानून में हक है कि वो किस पार्टी में जाए। अच्छा, होगा क्या, मैं आज आपको बता देता हूं। कुछ हमारे साथ चले जाएंगे, कुछ चले जाएंगे। देखो 12 तो हमारे वो थे जिनको हम टिकट ना दे सके, मकामी चीजों की, हमारी पार्टी के थे। बाकी जो हैं वो हमारे साथ आना चाहें, कुछ पीपल पार्टी में चले जाएंगे, लेकिन कुछ पीटीआई में रहेंगे। अब ये सारे का सारा डिपेंड करता है कि अगर पीपल्स पार्टी पीटीआई एक जमहूरी कुव्वत के तौर पर अपोजिशन में बैठना चाहती है और अपना डेमोक्रेटिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करना चाहती है, उस वक्त तो इनके एमएनए कम टूटेंगे। ये मैं आपको प्रिडिक्शन कर रहा हूं एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। अगर वो कहते हैं कि नहीं, हमने वही काम करना है 2013 में किया था, धरने देने हैं, तोड़ फोड़ करना है, तो फिर मैं आपको बता रहा हूं कि इनके कोई 30-40 भी नहीं बचेंगे। इस वक्त जो एक आइडियल पोजीशन हमारे सामने आई थी कुछ दिन कबल, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कुर्बतें बढ़ रही थी, और अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये ऑफर कर रही है कि अगर पीपल्स पार्टी कैबिनेट का हिस्सा नहीं बनना चाहती तो फिर हमें भी कोई शौक नहीं है मरकज में हुकूमत बनाने का। एक और ऑप्शन भी ये ज़ेर गौर है कि मियां साहब ने ये ऑप्शन दिया है कि चूंकि 5 साल का मामला है और पॉलिटिकल ओनरशिप दोनों बड़ी इत्तेहादियों को लेनी चाहिए, 2.5 साल एक हुकूमत करे, 2.5 साल एक हुकूमत करे। आपके ख्याल में ये सुइटेबल होगा और पीपल्स पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी कि 2.5 साल शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हो, 2.5 साल बिलावल भुट्टो जरदारी? देखिए, बड़ी सियासी जमातें हैं, ये किसी भी फार्मूले पे पहुंच जाएंगी, हमें परेशान होना नहीं चाहिए, हमें इनको वक्त देना चाहिए। स्पीकर के इंतखाब तक बात वाज़ेह हो जाएगी और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर के इंतखाब तक ओपन वोट होता है शो ऑफ हैंड के जरिए। अब कई फार्मूले ज़ेर बहस हैं, लेकिन मैं भी बतौर तालिब इल्म और वर्कर, हमने भी अपनी पार्टी को इंडिविजुअली भी और इज्तिमाई तौर पे और आपके सामने भी यही मशवरा दिया है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश तो एक कदम आगे है। मेरी ज़ाती ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग, मेरी जमात, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और उनको चाहिए कि जैसा कि शहबाज शरीफ साहब ने, जैसा कि मियां नवाज शरीफ ने कहा था लाहौर मीनार पाकिस्तान पर, जैसा कि आसिफ अली खान जरदारी ने कहा है कि फॉरगेट फॉरगिव की पॉलिसी पे जाएं, और पीटीआई से भी कहें आओ मुल्क के मफाद में हम मिल बैठते हैं, कॉमन एजेंडा बनाते हैं। हम कब तक लड़ते रहेंगे? पाकिस्तान के लिए 4-5 पॉइंट हम बना लेते हैं, वहां हम इकट्ठे हो जाते हैं और उसके बाद हम बाकी इख्तलाफ जारी रहेगा। अब देखो ना, मुल्क के फंडामेंटल मसाइल क्या हैं? महंगाई का तल्लुक किसी पार्टी के साथ तो नहीं है ना, अवाम के साथ है। हमें सबको इकट्ठा होना चाहिए। हिंदुस्तान हमें बहुत तंग करता है, हमारी वेस्टर्न बॉर्डर सिक्योर नहीं है, उस पर हम इकट्ठे हो जाएं। प्राइवेटाइजेशन हजारों के हिसाब से अरब रुपया हर साल हमारा ज़ाया हो रहा है, उसके बारे में हम बना लें कि कौन सी चीज प्राइवेटाइज करनी, कौन सी नहीं करनी। इस सीपैक पे हमने क्या करना है, हम इकट्ठे हो जाएं। ये कौमी मसाइल है, ये ना पाक नवाज शरीफ का मसला है, ना जरदारी साहब का, ना इमरान खान का। इमरान मेरी राती राय में, हम तो इमरान खान को डे 1 से कह रहे हैं आओ पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनो, गवर्नमेंट भी सीखो। लेकिन बैरिस्टर साहब, एक सवाल ये भी तो बनता है ना कि जिस दिन बैरिस्टर साहब, जिस दिन मियां साहब ने मुबारकबाद दी इंडिपेंडेंस को, कामयाबी की अपनी विक्ट्री स्पीच वाले दिन, जैसे आप कहते हैं कि वो विक्ट्री स्पीच नहीं थी, सिर्फ स्पीच थी, उसी दिन अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ दिल बड़ा करके बैरिस्टर गौर को दावत देते कि आए अगले 24 घंटों में, जहां शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब से मिल रहे हैं, आपके साथ भी मिलेंगे, तो फिर आपको नहीं लगता कि एक अच्छा मैसेज जाता इब्तदा से ही? देखिए, मियां नवाज शरीफ ने 2014 में धरना चल रहा था, हमारे बच्चे शहीद हो गए थे स्कूल में, हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई थी, हमने मिलिट्री लीडरशिप को बुलाया था, मैं उस कॉन्फ्रेंस में शरीक था जी। इस्लामाबाद में मियां नवाज शरीफ ने बहुत जोर लगाकर दरख्वास्त की थी इमरान खान साहब से, कंटेनर से उतर के आ जाओ, हमसे बात करो। वो आ नहीं रहा था, बड़ी मुश्किल से आया था। 3 कॉन्फ्रेंस हुई थी, हमने इसको उस वक्त भी बुलाया नवाज शरीफ साहब ने जब वो हमारे खिलाफ धरने पे चढ़ा खड़ा था, कंटेनर पे बैठा था। मियां नवाज शरीफ ने तो उतर के यही कहा था जब लाहौर लंदन से आएंगे, भाई आइन के अंदर हमारे के साथ बैठने को तैयार हैं। भाई देखो, वो आगे से में कहता है कि मैं तालिबान से बात करूंगा, मोदी से आपसे मैं नहीं करता। भाई एक तरफा तो नहीं हो सकता ना। लेकिन शहबाज शरीफ ने परसों कहा नहीं, मेरे प्रेसिडेंट, हमारी पार्टी के शहबाज शरीफ भी प्रेसिडेंट है, नंबर 2 है हमारी पार्टी में, उसने कहा नहीं है वी आर रेडी टू फॉरगेट एंड फॉरगिव, और हम आगे सबने कहा है, मैं भी आज कह रहा हूं। मैं तो यही कह रहा हूं कि हम सारे, ये पाकिस्तान सबका है,
पाकिस्तान सिर्फ मेरा नहीं है, पाकिस्तान पीटीआई के वर्कर का उतना है जितना मेरे वर्कर का है। मैं तो यही कहता हूं। साहब, फिर आपको नहीं लगता कि इस वक्त वक्त की जरूरत है, कौमी हुकूमत है, नेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे कोई डिबेट कर लें आप लोग? देखो, मैं तो देखो, जब सारे इकट्ठे होके बैठ जाएं, इसका नाम यूनिटी गवर्नमेंट रखें, इसका नाम आप नेशनल गवर्नमेंट रखें, इसका नाम आप पाकिस्तान गवर्नमेंट रखें, नाम में क्या रखा है? बात यह है कि दिल हम इकट्ठे करें, और सियासतदान का मकसद ये नहीं होता है कि आप इख्तलाफ भूल जाएं। वो अलग पार्टी है पीटीआई, हम अलग पार्टी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी है, एमक्यूएम, मौलाना, सब अलग पार्टियां हैं, लेकिन कुछ तो एक हमारा कामन है ना। पाकिस्तान का आइन कामन, पाकिस्तान के अवाम कामन, गरीब कामन, महंगाई कामन, इलाज ना होना कामन, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज नहीं है वो हमारा कामन, 9 मई हमारा हुआ है, कैसे वाकयात फिर ना हो, बलूचिस्तान के अपने मसाइल हैं, लोग यहाँ आके धरने करते हैं, हिंदुस्तान आंखें दिखाता है, हमारे ऊपर हमसाया मुल्क हमला करते हैं। इस पार्टी का किसी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे मुल्क के मसाइल हैं, इन पे हम इकट्ठे हो जाते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, टांग नहीं खींचते। बाकी मामलात हमारा इख्तलाफ है, मैदान भी है, पार्लियामान भी है, अदालतें भी हैं, मीडिया भी है, हम लड़ते रहेंगे, पूरी दुनिया में होता है, हमें भी यही करना चाहिए। सही। और आपके ख्याल में जो मौलाना इन दिनों नाराज हैं, मौलाना को मियां साहब बनाने के लिए क्या कर रहे हैं सर? और भाई, मौलाना बहुत अच्छे आदमी है, मौलाना मेरे मुल्तान शहर में जमे पले पड़े, बहुत अच्छी मेरे साथ सराकी बोलते हैं, मुझसे जो उनका बड़ी मोहब्बत का रिश्ता है, मेरा उनसे है, चूंकि वो मेरे बड़े हैं, उनके बाप भी हमारे बड़े थे, तो मैं तो उनके बारे में हमेशा प्यार और मोहब्बत कहता हूं। पाकिस्तान के बड़े सीरियस सियासतदान हैं, ये सियासतदानों के गुस्सा, नाराजगी, इलेक्शन की शिकस्त में मसाइल तो होते हैं ना जी, लेकिन इस तरह मामला चलता रहता है। पहले हम कभी रज़ाई साहब के बारे में बैरिस्टर ज़फरुल्लाह अपने बड़े को मनाने के लिए अपने लीडर की कोई मदद कर सकते हैं? नहीं, मेरा ख्याल में ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, ये सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको बता सकता हूं, मैंने मियां नवाज शरीफ साहब से तन्हाई में और पब्लिकली बहुत दफा सुना है। ईमानदारी की बात है कि लंदन में मैं कई दफा गया, मियां साहब हमेशा एक ही बात कहते हैं कि ज़फरुल्लाह, मुल्क के मसाइल बहुत संजीदा हैं, कोई एक पार्टी हल नहीं कर सकती। मैं ज़ाती तौर पे गवाही दे रहा हूं कि मियां साहब की यही ख्वाहिश है कि सारे मिलकर चले, पब्लिकली कई दफ़ा कहा है। और मियां साहब आपको पता है कि बड़े दिल का आदमी है। याद 2018 में जब इमरान खान साहब की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ साहब खड़े होकर उन्होंने क्या कहा था, मिस्टर नियाज़ी, हम आपको सिलेक्टेड मानते हैं, इसके बावजूद ही आप कुर्सी प्राइम मिनिस्टर पे बैठे हैं, ये पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, आओ हम आपका साथ देते हैं, और मुईशत का चार्टर करते, कहा था ना। आसिफ अली खान जरदारी ने इकोनॉमी का चार्टर, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ये बात कही। भाई देखो, हम सारे मौलाना फजल रहमान को, जिसको मैं नहीं कहना चाहता कितना बुरा भले अल्फाज कहेंगे, वो भी जब पीटीआई वाले कहेंगे कल चले गए तो मौलाना ने बिठाया कि चाय नहीं पिलाई उनको। हम सियासतदान जितने भी हैं ना, हमारे दिल खुले होते हैं, हम इलेक्शन में और बातें करते हैं, हमने वोट लेना होता है, लेकिन हम आपस में बैठते हैं। पाकिस्तान की लीडरशिप सिवाय पीटीआई जरा गुस्सा करती है, आज तक तमाम पार्टियां मुश्किल वक्त में इकट्ठी हुई हैं। और हमने, मैं बताऊं, पीटीआई के जमाने में जब इंडिया हम पे प्रेशर कर रहा था, जब उन्होंने हमारी मीटिंगें बुलाई थी, हमारी लीडरशिप चल के गई थी, हालांकि इमरान खान साहब नहीं आते थे, सिक्योरिटी वाले लोगों को मीटिंग कर लेते थे, मैं होता तो मैं ना जाता। हमारी लीडरशिप ने बड़ा दिल किया, खान साहब आते नहीं थे, फिर भी गए, क्यों? मुल्क का मसला था। बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब, आपने बहुत मुस्बत बातें की हैं, अल्लाह करे कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत इसी मुस्बत लाएअमल के साथ आगे बढ़े और आवाम को इस गैर यकीनी की सूरत हाल से निकाले। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और बैरिस्टर ज़फरुल्लाह साहब की मुस्बत बातों को जरा जोड़ेंगे दुरानी मॉडल के साथ, और मोहम्मद अली दुरानी साहब से पूछेंगे इन हालात में अब वो क्या कर सकते हैं। प्रोग्राम के लास्ट सेगमेंट में उस पर बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। पिछले सेगमेंट में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से बैरिस्टर ज़फरुल्लाह ने बड़ा मुस्बत माहौल बनाया, और इस मुस्बत माहौल को मुस्बत बातों के साथ लेकर आगे चलते हैं। जो बात उन्होंने आखिर में की, उन्होंने कहा तमाम सियासी लोग बैठते हैं और बैठेंगे और रास्ता निकालेंगे, और उन्होंने कहा कि सबको इकट्ठे चल के हुकूमत बनानी चाहिए। तो उन्होंने उसी तरह का मॉडल, नाम उन्होंने कई रखे, लेकिन वो ऐसे ही मॉडल पेश कर रहे थे जो मोहम्मद अली दुरानी साहब कुछ अरसे से पहले पेश कर चुके थे, और उसे मैं वैसे ही एक दुरानी फार्मूला का नाम देता हूँ। मोहम्मद अली दुरानी साहब हमारे साथ हैं।
हैं। दुरानी साहब, ख्वाजा साद रफीक ने आज से चंद साल कबल असेंबली के फ्लोर पे ये कहा था कि एक वक्त आएगा लोग वजारत उज़्मा लेकर घूम रहे होंगे और लेने वाला कोई नहीं होगा। इस वक्त एक स्प्लिट मैंडेट है। बज़ाहिर मेरी ज़ाती राय और ख़बर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एट द एंड इकट्ठे हो जाएंगे, जो भी अभी तक मामलात हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि कोई दुरानी फार्मूला, कोई नेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, उस तरफ मामला जा सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंसाफ, बहुत शुक्रिया। देखें, एक है हुकूमत बनाने का फार्मूला, एक है मुल्क को चलाने का फार्मूला, एक है सियासी पार्टी का इक़्तिदार लेने का फार्मूला, और एक है मुल्क और अवाम की खुशहाली का फार्मूला। इन दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हमने बहुत सियासत देखी है, जाती मफादात की, सियासी मफादात की, पार्टी मफादात की, लेकिन अब जिस चीज की इस मुल्क को जरूरत है वो ये है कि आप कौमी मफादात की बात करें और कौमी मफादात का जो आजकल के चैलेंजेस हैं उनका मुकाबला करने के लिए गैर मामूली इकदामात की जरूरत है। जब मैंने फार्मूला पेश किया था, मैंने तो नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट फार्मूला कहा था, मैंने उसमें नेल्सन मंडेला की मिसाल दी थी, मैंने उसमें जर्मनी की मिसाल दी थी, ब्रिटेन की मिसाल दी थी कि इलेक्टेड गवर्नमेंट्स और इलेक्टेड पार्लियामेंट्स जो होती हैं वो चैलेंज का मुकाबला करने के लिए आपस में इकट्ठे चलने का जब फैसला करती हैं तो उसके असरात की वजह से मुल्क बहुत बड़े चैलेंजेस से निकल आता है। अभी इमरान खान साहब की भी मैं एक स्टेटमेंट सुन रहा था कि नेल्सन मंडेला का जो रिकंसिलिएशन का फार्मूला था उसको हमें लेके आगे बढ़ना चाहिए। मतलब यह है कि जहां एक दफा एक वक्त में हर जगह पे टकराव नजर आता था, वहां अब रिकंसिलिएशन की बात हो रही है। तो मेरी आज की जो गुफ्तगू है वो ये है कि आप पीपल्स पार्टी और नून मिल के एक दूसरे की बांध के खींच के वो बना लेंगे, ये एक अच्छी बात है। ये आपको याद है मैंने ये फार्मूले में कहा था कि 25 से ऊपर कैबिनेट नहीं होनी चाहिए। उस पे तो लगता है कि एक कंसेंसस नून की तरफ से भी आ रहा है। अब जो मेरी दरखास्त होगी नून से और पीपल्स पार्टी से कि वो माहौल में से स्ट्रेसेस को निकालने के लिए उन्हें एक दो काम करने चाहिए। एक, उन्हें जो स्पेशल सीट्स हैं उनके अंदर पीटीआई का हक उसको दिलवाना चाहिए। सही मतलब है कि ये एक नई रवायत होगी कि दोनों बड़ी पार्टियां मिलके ये डिमांड करें कि पीटीआई को केपीके में भी और नेशनल असेंबली में भी उनकी सीटों का जो स्पेशल सीट्स का हक है उसको दुरानी साहब, ये आपने एक बहुत आइडियल सिचुएशन की बात की है। बहुत मोरालिटी के साथ पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी बिहेव करें और पीटीआई को स्पेस दें, लेकिन एक बहुत अहम बात की है बैरिस्टर जफरुल्लाह साहब ने, और उसका रेफरेंस मैं इसलिए दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पॉलिटिकली बिहेव किया तो मुमकिन है कि उनका ये जो 90 का नंबर है ये भी इंटैक्ट रहे, लेकिन अगर उनकी वही पॉलिसीज जो 9 मई ऑनवर्ड्स हैं, जो अदम एतमाद ऑनवर्ड्स हैं, अगर कंटिन्यू हुई तो इसका नतीजा यह निकलेगा कि यह कौमी असेंबली में 30 से 40 रह जाएंगे। जरूर जिम्मेदारी आयद होती है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब पर, लेकिन उतनी ही जिम्मेदारी पीटीआई पर भी आयद होती है। आज अगर आपने अली अमीन गंडापुर साहब को सुना हो तो वो आज भी उसी तरह शोला बयानी कर रहे थे जैसे 9 मई या उससे कबल कर रहे थे। देखिए, ये बात आपका नसरुल्लाह साहब का जो एक वो है इशारा है। देखें, एक होती है अमली इवेंचुअलिटीज, लेकिन पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो कभी थ्रेट करके बात नहीं करते। और नसरुल्लाह साहब बहुत ही माशाल्लाह, जफरुल्लाह, बैरिस्टर जफरुल्लाह पीएमएलएन से, जी मैं, हमारे तो वो बुजुर्ग भी हैं, दोस्त भी हैं। जफरुल्लाह साहब जो है वो एक दानिश्वर भी है, दानिश्वर के मुंह से शिद्दत की बात जो है वो मुझे दुख देती है। मैं कहता हूँ आपने सियासी अपने मफादात को लेके चलना है, आपका राइट है, लेकिन अपना मफाद लेने के लिए जो पहला तरीका होता है उसका ये होता है कि दूसरे के मफाद को भी समझो और अवाम से झगड़ा ना करो। सियासतदान का ये काम नहीं है कि वो अवाम से लड़ाई डाल ले, सियासतदान का काम यह है कि वो अपने काम से लड़ाई डाले, अपने आगे बढ़ने के रास्ते के ऊपर जुस्तजू करे। इस वक्त हुकूमत बनाना पीपल्स पार्टी और नून के लिए कोई मसला नहीं, वो जब चाहे मिलके बना सकते हैं, वो जब चाहे बन भी जाएगी। मैंने आपकी उस बात को मैं बिल्कुल समझ के कह रहा हूं, बन भी जाएगी, लेकिन ये है कि आया उन्होंने सिर्फ हुकूमत बनानी है या मुल्क बनाना है। बिल्कुल हुकूमत बनाना
माहौल बनाना है। अगर उसके लिए माहौल वो बनाना चाहते हैं तो उसके लिए उन्हें यकीनी बनाना पड़ेगा कि वो ऐसे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने वाले इकदामात उठाएं जिनके नतीजे में शिद्दत रवैयों की कम होके मोहब्बत में बदले। अब दूसरी पार्टी का फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट मोहम्मद अली दुरानी साहब, एक चूंकि आप एक ऐसे आदमी हैं जो कानून पर और सियासत सब पर नजर रखते हैं, जो इस वक्त कंफ्यूजन हमें नजर आती है, नून लीग और पीपल्स पार्टी में भी कुछ खींचातानी है। मियां साहब चाहते हैं कि अगर हुकूमत इत्यादी बनेगी तो अब 2.5 साल के फार्मूले पे बलूचिस्तान में मरी मुआहिदा कामयाबी से मुकम्मल हुआ, तो अब इस बार कोई इस्लामाबाद एकॉर्ड करने का मरकज के लिए भी मियां साहब कह रहे हैं। आपके ख्याल में अगर इस पे इत्तेफाक नून लीग और पीपल्स पार्टी का नहीं हो पाता तो इस वक्त जो अददी नंबर्स हैं उसमें कोई भी अकेले हुकूमत बना नहीं सकता, मौलाना साहब नाराज हैं, और जो इस वक्त इलेक्शन को लेकर जो मामलात हैं, आज जो कमिश्नर रावलपिंडी की प्रेस कॉन्फ्रेंस है और दीगर इश्यूज हैं, हम कहीं बंद गली या डेडलॉक की तरफ तो नहीं चले जाएंगे दुरानी साहब? क्योंकि पीर साहब पगारा वार्न कर चुके हैं कि कुछ और भी हो सकता है। देखिए मिर्ज़ा साहब, आपने तो मेरे दिल के फफोले खोल दिए। मैं उन सियासतदानों में से हूँ जो मतलब हम तो खुदाई खिदमतगारी कर रहे हैं, हम तो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सोच रहे हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए इन पार्टियों से और इस सियासत के लीडरों से। मुझे तो अपने मुल्क और अपने बच्चों का मुस्तकबिल महफूज चाहिए। उसकी मुझे बेइज्जती बहुत लगती है जब हमें पूरी दुनिया में जिल्लत की नजर से देखा जाता है और हमारी मईशत ने हमें रुसवा कर दिया हुआ है। तो उस वक्त मैं ये कहता हूं कि ये लड़ने का वक्त है। अब जिस ऐसे वो आज जो कमिश्नर साहब वाला वाकया हुआ है उसके ऊपर क्या जरूरत थी हुकूमत को उसके ऊपर आके तुर्की ब तुर्की ज़हनी और दूसरे मामलात की, ऐसे मामलात जब कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट दे रहा हो तो इमीडिएटली उसको प्रोसिक्यूशन में डाल दिया जाता है। फैसले कोर्ट में होते हैं, अदालतें करती हैं, ना कि उसके ऊपर एक सियासी क्रूसिफिकेशन शुरू कर दी जाए और उसके ऊपर जो है किसी को पागल किसी को सही। मतलब ये है कि इस वक्त जो स्ट्रेसेस डेवलप हो चुकी हुई है उसमें कोई किसी का आर्गुमेंट नहीं सुन रहा। कोई मैं जिसके साथ हूं मैं उसके साथ खड़ा हूं, आप जिसके साथ है मैं उसके साथ खड़ा हूं। अच्छा, अब अगर ये डेडलॉक आ गया है तो क्या आगे निकलने का कोई रास्ता है? आगे रास्ता दिल से निकलता है। आगे रास्ते के लिए कोई फॉर्मूला आपके पास है? क्योंकि बजाहिर ऐसा लगता है कि पॉलिटिकल लोग जो है वो डेडलॉक की तरफ बढ़ रहे हैं। एग्जैक्टली तो मैं इस वक्त ये कहूंगा कि कौम, मुल्क और पाकिस्तान के मफाद में हमें इस वक्त मुल्क के अंदर एक पार्लियामेंट में बैठी हुई जितनी पार्टी ने, मैंने यही फार्मूला दिया था कि वो आपस में ये फैसला करें कि हम मिलके हुकूमत बनाएंगे और हम सब मिलके चलेंगे। अच्छा, अगर ये आपको और हमें मुमकिन नजर नहीं आ रहा, फिर हमें एक दबाव तो जरूर बनाना चाहिए कि आप एक दूसरे को साथ लेकर चलने का फैसला करो, वरना क्या होगा? देखिए, वरना वक्त आप बिल्कुल एक आग के कुएं के दहाने पे खड़े हैं। आपको पता है मैं तो बड़ा अपनी किताबें पढ़ने वाला आदमी और आप, लेकिन दुरानी साहब आपके ख्याल में अगर इस वक्त जो भी नंबर गेम है चलें, फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, जो मेरी खबर भी है, मैं इस बात पर कायम हूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी स्टेज पर गवर्नमेंट फॉर्मेशन के मामले पर आ जाएंगी और मामलात उसी वक्त क्लियर होंगे। कुछ तस्दीक बैरिस्टर जफरुल्लाह ने भी कर दी है, जिस दिन कौमी असम्बली हल्फ उठा लेगी और उसके 3 दिन के अंदर अंदर जो नंबर गेम है वो सामने आ जाएगा और फिर सफबंदी होगी कि हुकूमत कौन है लेकिन अपोजिशन कौन है। आपके ख्याल में सबसे पहला काम इस मौजूदा असम्बली या हुकूमत का ये नहीं होना चाहिए कि जो भी लिटिगेशंस हैं इलेक्शन के हवाले से, उसके लिए कोई टाइम फ्रेम इलेक्शन कमीशन को दे दे कि जी 60 से 90 दिन में इनको निपटाएं ताकि हम आगे इकोनॉमी और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए काम करें? बिल्कुल। देखें आप, मैं इस चीज से आपकी एग्री करता हूं कि ये कोई ना कोई अगर ये आपस में भी इकट्ठे हो जाए। देखें एक इस वक्त थोड़ा सा ज्यादती भी हो रही है कि जी पीपल्स पार्टी कहती है जी कॉन्स्टिट्यूशनल सीटें हमें दे दो और जो अवाम की जहां पे जवाबदेही है, अवाम की लानतान है वो तुम ले लो और जो मुश्किल काम है वो तुम, वो एक गाय का तकसीम की बात हो रही थी ना आपस में, तो वो 2 भाइयों की तकसीम, एक ने कहा यार तुम अगला हिस्सा ले लो मैं पिछला हिस्सा ले लेता हूँ, तो वो सारा दिन उसको घास खाना खिलाता रहता था और वो उसका दूध पीता रहता था। पीपल्स पार्टी जो तकसीम इस वक्त नून बिचारी को ऑफर कर रही है वो ये कह रही है कि जनाब तुम जो है वो गाय को खाना खिलाओ और मैं जो है उसका दूध दूंगा। तो मतलब ये
ये पीपल्स पार्टी की तरफ से मुनासिब रवैया नहीं है। और दूसरी बात ये है कि अगर ये हुकूमत बनाने के लिए नून को और पीपल्स पार्टी को जो मैं एक मशवरा दूंगा कि वो आर्म ट्विस्टिंग करके वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को जो टेक्निकली इंडिपेंडेंट नहीं है उनको जबरदस्ती अपने साथ शामिल ना करें। इससे मुल्क की तारीख के अंदर एक बदनुमा धब्बा पड़ जाएगा उनके चेहरों के ऊपर। आपको ऐसा लगता है कि कोई आर्म ट्विस्टिंग हो के इंडिपेंडेंस टूट सकते हैं? चले मफाद हैंडलिंग से भी टूट सकते हैं, आर्म ट्विस्टिंग से भी टूट सकते हैं। लोग गिला भी कर रहे हैं कि जी हमें गायब किया जा रहा है, हमारे पे प्रेशर डाला जा रहा है कि आप शामिल हो। अल्लाह करे ना हो रहा हो, ना होना चाहिए। और इन्हें चाहिए कि ये लेजिटिमाइज करें जो लोग जहां बैठे हैं असेंबली में, इनकी कंफर्टेबल अक्सरियत है और कंफर्टेबल ये हुकूमत अगर ना भी चले कम से कम सियासत तो चले। अगर ये हुकूमत कमजोर भी हो उस कमजोर हुकूमत को मजबूत किया जा सकता है टाइम के साथ। लेकिन अगर इस वक्त डिस्टॉर्शंस शुरू कर दी तो उसके नतीजे में टकराव और टेम्परेचर मजीद बढ़ेगा। इंटरनेशनल मीडिया इस लेकिन दुरानी साहब इसकी जिम्मेदारी सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी पर तो नहीं है, इसकी बराबर जिम्मेदारी मौलाना फजलुर रहमान पर भी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी है। हम और आप बार बार सिर्फ मॉरल ग्राउंड पे ये कह रहे हैं पीएमएलएन ये कर ले, पीपल्स पार्टी ये कर ले। एक कदम अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जहां मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात कर रही थी, अगर बैरिस्टर गौहर जरदारी साहब और शहबाज शरीफ से भी एक मुलाकात कर लेते तो क्या हर्ज हो जाना था? देखिए मैं इस मामले में तो मेरा शुरू से बड़ा क्लियर ओपिनियन है। देखो अगर ये मिलते, पहले भी मिलते, जब भी मिलेंगे, जिससे भी मिलेंगे, मौलाना की पहली मुलाकात जो हुई थी उसमें मैंने एक बुनियादी सा रोल किया था। उसके बाद मेरा इस बार आपने कोई रोल तो प्ले नहीं किया? नहीं, मैं कहा इस वक्त तो माशाल्लाह वो थोड़ा सा माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से चल रहे हैं सब लोग। अब तो मौलाना भी माइल बकरम हो गए हैं बहुत ज्यादा। अच्छा। तो इसलिए मेरा ये ख्याल है कि ये तो एक आइडियल बात है, लेकिन इस वक्त जिसका अपर हैंड होता है, जिसकी ताकत ज्यादा होती है, जिसकी पोजीशन स्ट्रांग होती है, पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पे बैठ के हम्बल होना ही हम्बल होना है। इस वक्त एक हर्ट हुई हुई पार्टी है, उसके मुकाबले में वो लोग जो इस वक्त जिन्हें अवाम ने या जैसे कैसे भी उन्हें फार्म ने या किसी ने भी उन्हें मैंडेट दे दिया है, तो उस मैंडेट को वो अवाम के लिए और पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करते हुए कूलिंग इफेक्ट। दुरानी साहब आपके ख्याल में क्या ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहें कि जी चूंकि 90 नंबर्स हैं इंडिपेंडेंट्स के पास, उनका जो भी वजारत उज़्मा का उम्मीदवार है खड़ा कर दें, हम विड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आईनी पोजीशंस पर हम अपने इलेक्शन लड़ेंगे, और इससे कोई मामला आगे बढ़ सकेगा आपके ख्याल में? इसका तो अगर आप मेरे से मतलब जैसे कहते हैं आइडियल सोल्यूशन मांगे तो 90 वाली पार्टी को ये ऑफर करें यार आप अपनी स्पेशल सीट लें और अपना प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट। देखें इस वक्त पीटीआई की सबसे बड़ी सर्विस और पीटीआई से पाकिस्तान के लिए जो सबसे बड़ा काम लिया जा सकता है वो ये है कि उन्हें हुकूमत ऑफर कर दी जाए। वो अगर हुकूमत को एक्सेप्ट करते हैं, हुकूमत में आते हैं, तो आज के चैलेंजेस जो हैं उनको भी रैशनलाइज कर देंगे, उनको भी उनकी भी जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा फरवर है वो एक काम में लग के किसी डायरेक्शन में चली जाएगी, अवाम भी वेंट हो जाएंगे और एक नया फेज शुरू हो जाएगा। मैंने अगर सियासी मुकाबला करना हो पीटीआई से तो मैं पहला काम यही करूंगा। अब मैं ज्यादा सियासी बात कर रहा हूं। मैं अगर तौर पे मैंने पीटीआई का मुकाबला करना हो, अभी आखिरी महीने में जितना पीटीआई ने गेन किया है उतना पिछले 8 महीने में नहीं किया था, उन मुकदमात और उन तमाम तमाशों के नतीजे में जो इस किए गए। अब अगर इस चीज को आज आप उन्हें आप हुकूमत ऑफर कर दें, उसके नतीजे में सारे का सारा जो अलाउ है और आप कह रहे हैं कि इससे सिचुएशन चेंज हो सकती है। मोहम्मद अली दुरानी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। नाज़रीन, तमाम सियासी जमातें रिकंसिलेशन हो या नेगोशिएशन उसे पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से शुरू करना चाहती हैं। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के इंतजार में काफी देर नहीं करनी होगी, बहुत कम वक्त है और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर पहुंचने से कब अहम फैसले करने होंगे ये मुल्क की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए जरूरी है। अगले प्रोग्राम तक मुझे शाहिद रिंद को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।